Hello students, welcome to your YouTube channel Gyan Guru Academy. This is SP sir in front of you. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है, आज का हमारा एक क्लास होने वाला है, बहुत ही डेडिकेटेड होने वाला है। लेकिन ये क्लास डेडिकेटेड है किसके लिए? यह क्लास है बच्चों क्लास 9th के बच्चों के लिए। क्लास 9th के बच्चों को आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस, और इस साइंस में आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। साइंस में क्या पढ़ोगे बच्चों? फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स आप लोग के साइंस का एक पार्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि साइंस को हम नॉर्मली विभाजित करें तो 3 पार्टों में विभाजित कर देते हैं, फिजिक्स और दूसरी क्या है केमिस्ट्री, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी बायोलॉजी। इनको 3 भागों में इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। केमिस्ट्री तो हो चुकी है ना, बायोलॉजी है, क्या है बायोलॉजी, ठीक है। तो इनके बारे में हमने आप लोग को फिजिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हमने इसके पहले ही एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। इसके पहले हमने एक वीडियो बना दी है, वो इस नाम से आप लोग को मिल जाएगी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के नाम से ये आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इस वीडियो का मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा ऊपर आई बटन का लिंक है उस पर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों क्लास 9 की जो हम फिजिक्स आज पढ़ने वाले हैं, इस फिजिक्स में इसके पहले सबसे पहले आप लोग की जो किताब है क्लास 9 के साइंस की किताब, सबसे पहले केमिस्ट्री दिया हुआ है, उसके भी एक चैप्टर हमने आप लोग को पूरा करवा दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है केमिस्ट्री, उसका भी एक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी दिया है, जो कि आप लोग को शैलेंद्र सर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उनका वीडियो भी बायोलॉजी के लिए देखते रहिए शैलेंद्र सर का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि वो बायोलॉजी उनसे बेटर शायद ही आप लोग को कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आप लोग को शैलेंद्र सर एक तरफ से बायोलॉजी का क्लास चालू कर दिए हैं, और एक तरफ से फिजिक्स का मैंने आप लोग को आज ये जो पढ़ाने वाला हूँ पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और पहला चैप्टर आप लोग का फिजिक्स का है बच्चों आपकी किताब में अध्याय 8, क्या है अध्याय 8 आप लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अध्याय 8 में बच्चों जो है अध्याय 8 है, इसका नाम है गति। क्या नाम है? गति, यानी कि मोशन। क्या नाम है? मोशन, ठीक है। तो हम इसी चीज को इसमें पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का, ठीक है, गति यानी कि मोशन, जो कि आपके फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरह से कुछ चीजें समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको इरेज कर लिया है। अब बात करते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है, रोज दिनचर्या हमारी जो है, ठीक है, रोज का जो जीवन हम जीते हैं, रोज की दिनचर्या। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताब हो तो आप एनसीईआरटी की किताब को खोल लीजिएगा बच्चों। किसकी किताब को? एनसीईआरटी की बुक को क्या कीजिए, खोल लीजिए। एनसीईआरटी बुक आप खोल लेंगे तो हम एनसीईआरटी की किताब भी आप लोग को क्लियरली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए मैंडेटरी है और मैं एनसीईआरटी ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। किताब हमारे सामने, आप भी अपनी किताब खोल लीजिए। और आपकी किताब के पेज नंबर 108, कौन सा है बच्चों? पेज नंबर 108 से चैप्टर आप लोग का शुरू होता है, जिसका नाम है गति मोशन, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को किताब जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो गति, दैनिक जीवन, जो आपका डेली लाइफ है, डेली के लाइफ में आप क्या करते हो बच्चों कि डेली लाइफ में हम कुछ वस्तुएं होती हैं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। डेली लाइफ में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विरामावस्था में होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो गतिमान अवस्था में। हमारे पास है मार्कर है। मार्कर को हमने क्या किया बच्चों, इस तरह से कहीं पे रख दिया हुआ है। अब इस टाइम रात को हम मार्कर को यहाँ पे रख दिए हैं, सुबह आएंगे तो क्या मार्कर यहीं पड़ा मिलेगा हमें?
ठीक है। जब तक कि कोई इसे उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं रखेगा ये तो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से कोई पक्षी है, उड़ते हुए पक्षी, ठीक है। क्या है बच्चों, कुछ पक्षी, यानी कि कुछ पक्षी क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। सिंपल सी बात है भाई, पक्षी है तो उड़ेगा ही उड़ेगा। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां क्या करती हैं, तैरती हैं। समझिए हम समझाना क्या चाहते हैं आप लोग को। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, ठीक है। रक्त का प्रवाह जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो आप कहते हो, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है। तथा मोटर गाड़ियां, जो गाड़ियां चलती हैं आपकी, मोटर गाड़ियां चलती हैं, चलते हुए आपने मोटर गाड़ी को देखा ही होगा। मोटर गाड़ियां चलती हैं, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सभी गतिमान है। ये क्या है, सभी चीजें आपकी क्या है बच्चों, गतिमान है। हम प्रायः यह समझते हैं, प्रायः यानी कि हम हमेशा यह समझते हैं, क्या समझते हैं, यह समझिए कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। हम हमेशा तो यही समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करे। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में न रहे, अपने अवस्था का क्या करे, वह परिवर्तन करे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु किस में है, गति में है। इतनी चीज आप समझ गए, ठीक है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष क्या मिलते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। अब अप्रत्यक्ष की बात हो गई तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष चीज जो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष यानी कि वह स्पष्ट तौर पे दिखाई न दे। तो क्या कहा जा रहा है आपकी किताब के अनुसार कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के, जो गति है उसका जो अस्तित्व है उसके अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। साक्ष्य का मतलब प्रमाण, ठीक है। क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जब हम हवा का, ठीक है, हवा का पता कैसे लगाते हैं, हवा का पता आप कैसे लगाते हैं कि हवा है, ठीक है। देखिए हवा का पता हम कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई क्या है बच्चों, ठीक है, कोई ट्री है, क्या है, एक कोई ट्री है, ठीक है, ये पूरा पूरा आपका ट्री है। तो एक ट्री है, पेड़ है, तो इसमें क्या हुआ कि जब हवा चलता है तो आपने क्या देखा, नॉर्मली देखा होगा कि इस पेड़ की पत्तियां हिलती हैं। उसी तरह से हवा का अनुमान हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, जो धूल कण होते हैं, ठीक है, धूल कण जो होते हैं हवा के साथ ही उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हुए आप इन्हें पाते हैं, आपकी आंखों में भी आ जाते हैं। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हवा चल रही है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इससे भी पता लगा सकते हैं कि हवा चल रही है। अर्थात जब हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों, पेड़ पौधों की टहनियों, शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। समझ गए, ठीक है, इनके हिलने डुलने से लगाते हैं। अब बात यहाँ पे है कि सूर्योदय, सूर्य के उदय होने के समय को हम सूर्योदय कहते हैं, अर्थात जब सुबह में सूर्य निकलता है। सूर्योदय के जस्ट अपोजिट बात करें, सूर्यास्त, जब सूर्य का अस्त होता है, अर्थात शाम के समय जब सूर्य डूबता है। सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मौसम परिवर्तन सभी जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, इनका क्या कारण है, आखिर ये परिघटनाएं होती क्यों हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्या यह पृथ्वी की गति का कारण है, पृथ्वी भी तो गति करती है, पृथ्वी तो स्थिर है नहीं, ठीक है। क्या यह पृथ्वी की गति का कारण है, पृथ्वी बेटा, यहाँ पे आपकी ये पृथ्वी है, तो बताया जाता है कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पे क्या होती है, परिक्रमा करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो पृथ्वी की गति का कारण क्या है, क्या क्या बताया जा रहा था, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मौसम संबंधी परिघटनाएं। मौसम संबंधी परिघटनाओं का क्या मतलब हुआ, पहले समझिए, ठीक है। मौसम बदलता रहता है हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कभी बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो कभी बहुत ज्यादा बरसात होती है हमारे यहाँ, ठीक है, तो कभी क्या होता है। तो इस तरह से मौसम संबंधी जो परिघटनाएं होती हैं,
इसका भी, ठीक है, इससे क्या ताल्लुक है, यानी कि बच्चों क्या बताया जा रहा है, क्या जो पृथ्वी है, ठीक है, क्या यह पृथ्वी की गति के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, मौसम संबंधी परिघटनाएं, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सारी चीजें क्या मौसम संबंधी परिघटना यानी पृथ्वी के गति के कारण संभव है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसके बारे में बच्चों, यदि यह सही है तो पृथ्वी का गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते। अगर यह पृथ्वी की गति संबंधी नियम से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अगर यह सही है, ये चीज अगर सही है, तो पृथ्वी की गति का जो, जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं इस समय, आप भी पृथ्वी पे बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, तो ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पृथ्वी की गति का जो अनुमान लगाते हैं, तो पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट तरीके से क्यों नहीं लगा पाते हैं। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि अगर पृथ्वी की गति के कारण ये सारी चीजें संभव हो रही, सूर्योदय का होना, सूर्यास्त का होना, मौसम संबंधी परिघटनाएं, अगर पृथ्वी की गति के कारण ये सारी चीजें संभव हैं, तो फिर हम पृथ्वी की गति का डायरेक्ट अवलोकन, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसका, ठीक है, अनुमान क्यों नहीं लगा पाते हैं। यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है। किसी व्यक्ति के लिए, देखिए ये चीज तो आप लोग समझ गए, ठीक है, इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज समझिए, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए अब क्या होता है कि कोई चीज गतिमान तभी दिखाई देगी जब वह व्यक्ति क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज गतिमान तभी दिखाई देगी जब वह व्यक्ति स्थिर हो। कैसे समझेंगे, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि मैं या फिर कोई भी वस्तु यहाँ पे है, कोई भी व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति को यहाँ पे जो वस्तु है गतिशील तो तभी प्रस्तुत होगी, ठीक है, जब क्या हो, स्थिर हो। ये क्या होगी, स्थिर हो, अर्थात आप क्या होंगे, गति में होंगे, तब आपको वो वस्तु क्या होगी, गतिशील प्रतीत, जबकि दूसरे के लिए स्थिर, और वह दूसरे के लिए क्या है, स्थिर है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, गति कर रहे बस के यात्रियों, गति कर रहे बस के यात्रियों, ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बस के यात्री हैं, ये बस है और इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं इस बस में, ठीक है, तो गति कर रहे हैं बस के यात्रियों। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे, यहाँ पे मान लीजिए कि ये सड़क है, यहाँ पे सड़क है और यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, कि आपकी बस जा रही है, इस सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सड़क के किनारे क्या है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। अब देखिए बस इधर चल रही है, बस इधर चल रही है, जब इधर चल रही है तो आप यहां से इसको देख रहे हो, बस की डायरेक्शन इधर है, तो आपको जो ये पेड़ है स्थिर है ना, ये आपकी बस गतिशील है, तो बस आगे की तरफ जाएगी, तो आपको यह लगेगा कि ये पेड़ पीछे की तरफ चल रहा है। आपको क्या लगेगा कि ये पेड़ जो है वो पीछे की तरफ चल रहा है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे स्थिर हो और यहाँ पे भी स्थिर है, लेकिन जो माध्यम है जिसमें आप बैठे हुए बस, वो आपका क्या है, गतिशील है। इतना समझ गए, ठीक है। अब बात करें, जबकि सड़क के किनारे खड़ा है व्यक्ति बस के साथ यात्री को भी गति करते हुए पाता है। अब यहाँ सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, जो पेड़ है इसी के पास कोई एक व्यक्ति खड़े हैं, अब उनको गति कर रहा है। देखिए ये जो गति कर रहा सवार था, यात्री था, उसको ये पेड़ क्या था, गतिमान दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्थिर था, यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या था, स्थिर था, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ये स्थिर है, लेकिन उसको यह जो यात्री है, जब आप बस रोड के किनारे से खड़े होकर किसी बस में किसी व्यक्ति को बैठे हुए देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा, लगेगा कि उस बस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह गतिमान है। क्या लगेगा कि जो उस बस में यात्री बैठा हुआ है वह गतिमान है। आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम जरूर आप लोग को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे कोई ऐसी चीज रह नहीं जा रही है जो कि आप लोग को समझ में ना आए, फिर भी अगर कोई चीज छूट जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, ठीक है।
अब क्या बताया जा रहा है कि साथी यात्रियों को भी विरामावस्था में पाता है। अब चूंकि यह जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है उसको यह व्यक्ति विरामावस्था में नजर आता है। जब एक यात्री दूसरे यात्री को उसी बस में देखता है तो उसको जो उसका यात्री होता है वह विरामावस्था में नजर आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। जो गतियां हैं, ये जो हम गति पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? मोशन। क्या नाम था? मोशन। अब ये जो मोशन है इसमें बहुत सारे ऐसे मोशन होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं। ठीक है। जटिल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कठिन। ठीक है। क्या होते हैं? बहुत ही कठिन होते हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सीधी रेखा में चलें और कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती है जो वृत्ताकार पथ में गतिमान हो सकती हैं। ठीक है। हम अब क्या करेंगे कि कुछ घूर्णन कर सकती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो क्या करें? घूर्णन गति कर सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी उसमें जो घूर्णन गति कर सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो सीधी रेखा में चल सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो वृत्ताकार पथ में गति कर सकती हैं। ठीक है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कुछ वस्तुएं क्या हो बच्चों? कंपन कर सकती हैं। ठीक है। कुछ वस्तुएं क्या करती हैं? कंपन करती हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं। ठीक है। कुछ वस्तुएं क्या करती हैं? कंपन करती हैं। ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि जिसमें क्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं और इसकी स्थिति कभी कभी ऐसी हो सकती है कि ये जो क्या है, सरल रेखा में गति है और यहाँ पे वृत्तीय पथ में गति है, घूर्णन गति है। और जो अन्य गतियां मैं आपको बताया, कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ये गतियां साथ साथ क्रियाएं एक साथ गति करें। ठीक है। तो इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां भी ऐसी हो सकती हैं। अब बच्चों बात कर रहा है कि इस कक्षा में जो मोशन वाला आप लोग का पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब हम यहाँ की इसकी शुरुआत करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन था, एक चैप्टर के बारे में 60 इंट्रोडक्शन था आप लोग का। अब जब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे आपकी कहां से? सरल रेखा में गति से। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा में गति। देखिए गतियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? ठीक है, वृत्तीय पथ में गति। इस तरह की कुछ गतियों को हम पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। इस तरह की गतिमान को साधारण समीकरण और ग्राफों के द्वारा भी व्यक्त कर सकेंगे। जो सरल रेखा में गति है इसको हम क्या करेंगे? सिंपल इक्वेशन और ग्राफों के द्वारा भी पढ़ेंगे। बच्चों ग्राफ आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों है पहले ये चीज समझिए। मैं ग्राफ छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो ग्राफ छोड़ देते हैं, बट मैं आप लोग को एक ग्राफ जरूर हल करवाऊंगा। क्योंकि बच्चों आने वाले समय में आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, अभी 9th में हो, 10th में जाओगे, तो हो सकता है कि आप पॉलिटेक्निक CHS का एग्जाम्स दो, तो उसमें क्या होता है फिजिक्स में ग्राफ इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये ग्राफ भी आप लोग का छोड़ने वाला नहीं हूं। ग्राफ आप लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आप IIT NIT इस तरह से बड़ी, ठीक है, तैयारियां करेंगे एंट्रेंस की, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है। छोटे छोटे एंट्रेंस की तैयारी करोगे तब भी फायदा मिलेगा, अर्थात यहाँ इसका हमेशा आपको बेनिफिट मिलना है। क्लियर हो गया इतनी चीज? ठीक है। जब इसका बेनिफिट मिलना है तो एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ और इक्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे बच्चों? वृत्तीय गति के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जो वृत्तीय गति होती है उसके बारे में भी हम इसमें क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे, जो अगला पार्ट में आप लोग को लेके आऊंगा, आज के पार्ट में तो मान लीजिए कि मैंने आप लोग को इसका क्या किया है? इंट्रोडक्शन ही समझा दिया है चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, गति का वर्णन। क्या पढ़ेंगे? गति का वर्णन। ठीक है, गति का वर्णन। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। और थर्ड पॉइंट में हम इसमें पढ़ने वाले हैं आप लोग का एक समान और असमान गति। क्या पढ़ने वाले हैं? एक समान और असमान
गति, और इनमें हम आप लोग को अंतर भी बताने वाले हैं। एक समान और असमान गति में आप लोग को मैं अंतर भी बताने वाला हूं। तो बच्चों आप लोग का ये नेक्स्ट डे का पार्ट होगा, जब हम नेक्स्ट डे आप लोग के लिए, ठीक है, क्लास लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट डे में आप लोग को ये पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा था पहले ये समझिए। आज की क्लास में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। सबसे बड़ी चीज तो है, हमने आप लोग को डिस्क्राइब किया कि मोशन होता क्या है। पक्षी उड़ते हैं, यही तो बताया था ना, मछलियां तैरती हैं, सारे मोशन है। मोशन तभी संभव हो सकता है जब वस्तु क्या हो, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब वस्तु क्या करे बच्चों, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तो आप लोग का मोशन कहलाता है, वो आप लोग का गति कहलाता है। गति तो समझ गए। अब क्या है, गति में कुछ गतियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी गति, सरल रेखा में वृत्तीय गति, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके इक्वेशंस भी करेंगे और ग्राफ भी करेंगे। यही सारी चीजें हम इसमें पढ़े हुए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना है वो चीज भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब भी पढ़िएगा तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी नोटबुक तैयार करते रहिएगा। अपना जो नोट है, ठीक है, अच्छी तरह से अपना नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोग का नोट्स अच्छी तरह से तैयार हो। नोटबुक में अपना नोट्स बनाते रहिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स का। और एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की हर क्लास, ठीक है, जितनी भी क्लास है, हर क्लास की सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है आपके सिर्फ अपने चैनल पे, ज्ञान गुरु एकेडमी पे। और यहाँ पे सभी क्लासों की वीडियो को धीरे धीरे अवेलेबल कराया जा रहा है। और आने वाले समय में एक ऐसा चैनल रहेगा कि हर क्लास 1 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की सारी किताबों को यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। तो बच्चों ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये हमारा जो चल रहा है, हमारा जो इस समय क्या चल रहा है बच्चों, एक ज्ञान गुरु एकेडमी का जो हमारा एक अपना लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए आप ही लोग उसमें हमारी सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि एक बेहतर शिक्षा और बेहतर समाज स्थापित तभी हो सकता है, जब बेहतर समाज की नींव तभी रखी जा सकती है जब क्या हो, समाज शिक्षित हो। और समाज शिक्षित तभी होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा चल रहा है, इसमें हम जितनी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी उतनी मेहनत के साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि पढ़िए तो मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अगर आप मेहनत से आज पढ़ रहे हो तो आज न कल उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।